नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर को मोदी की 11,000 करोड़ की सौगात। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जाम में मिलेगी राहत। 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में। पीएम का मुंडका में रोड शो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 18 साल का हर नागरिक बने मतदाता। एसआईआर प्रक्रिया से बिहार में हो रही है विशेष समीक्षा। 1.6 लाख बूथ लेवल एक्सटेंस ने तैयार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। राहुल गांधी ने सासाराम से निकाली 16 दिन की 1300 किलोमीटर वोटर अधिकार यात्रा। कहा चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बीजेपी बोली राहुल तिरंगे के खलनायक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए बेचैन। नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर दी टैरिफ की धमकी। इजराइल, पाकिस्तान और कंबोडिया ने किया शांति वार्ता के लिए नॉमिनेट। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा खुदा ने मुझे रखा है रखवाला, कोई पद की चाहत नहीं। अमेरिका यात्रा के बाद ब्रुसेल्स में कही ये बात। शहबाज ने पहले ही प्रमोट कर बनाया था फील्ड मार्शल। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली एनसीआर वालों को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग की सौगात की। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम मुक्त करने और यातायात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंधु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में पूरा होगा। इस दौरान पीएम ने मुंडका में रोड शो किया। पीएम मोदी ने कहा हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को किस तरह बर्बाद किया है। दिल्ली को एक तरह से गड्ढे में गिरा दिया गया है, लेकिन मुझे भरोसा है कि दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है वो मेहनत करके पिछले कई दशकों की समस्याओं से दिल्ली को बाहर निकाल कर रहेंगे। सर, क्या दिल्ली की तस्वीर अब बदल रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो कुछ भी अच्छा हुआ 2014 के बाद से, वो सड़क का अगर मसला है तो गडकरी साहब की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। आप देखिए कि किस तरह के एक्सप्रेसवेज वगैरह बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के चुनाव में बढ़ चढ़कर उन्होंने कैंपेन भी किया था और बहुत सारे वादे किए थे। और मैं आपको बता दूं कि अगले 5 सालों में दिल्ली वाकई चमकने वाली है। यमुना में जिस तरीके से काम हो रहा है, अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि किस तरीके से यमुना न सिर्फ साफ हो रही है, बल्कि यमुना के आसपास के इलाके किस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना इंटरेस्ट भी है। वो बहुत पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी तरह दिखनी तो चाहिए ज़रूर, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं वो एक अपने आप में एक अट्रैक्शन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, तो एक डेवलप्ड नेशन का जो कैपिटल हो वो भी उसी तरीके का आन बान शान वाला कैपिटल हो। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी हिसाब से दिल्ली को चमकाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी, ये सुपर संडे है आज का, उन्होंने इनॉग्रेट किया और इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कमेटी की बैठक में। तो मुझे लग रहा है कुछ और बड़ी खबरें प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से वो कुछ देर में आएगी। जी, खबरों में आगे रुख करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनाना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म
चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है, फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बीएलए ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है। सर, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग क्या एक्शन लेने वाला है? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन होगा, गिरफ्तार किए जाएंगे। ये कारण क्या है? आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ साफ कहा गया कि 7 दिन का समय दिया जा रहा है आपको। 7 दिनों के अंदर आदर तो आप माफी मांगो या फिर आपने जो आरोप लगाए हैं उस पे हलफनामा दो। शपथ पत्र के साथ आपको यह बताना पड़ेगा जो आपने आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है। अब एक और बड़ा खुलासा इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ और वो ये कि जो डाटा, ये 7 फुट ऊंचा राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपीटी दिया था, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तमाम जानकारियां ये हमने नहीं दी है, ये अपने मन से इन्होंने चीजों को उलट पुलट करके अपने हिसाब से एक प्रोपेगेंडा, एक अफवाह फैलाने का काम किया है और सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह के शब्द कि वोट चोरी हो रहा है ये बाज आए। मतलब 7 दिनों का समय है राहुल गांधी के सामने। आदर उनको माफी मांगना पड़ेगा या फिर हलफनामा देना पड़ेगा, और अगर वो जिद करेंगे तो फिर इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन एफआईआर करेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और राहुल गांधी को इस पे सजा भी हो सकती है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिन की और लगभग 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बताया है। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी। इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने सासाराम में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बीजेपी आईटी प्रमुख सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक पोस्ट में राहुल गांधी को तिरंगे का खलनायक बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने की मुहिम है। हिंदुस्तान के खलनायक को बिहार जवाब देगा। सर, राहुल गांधी जिस तरीके से अपना यात्रा करें, आपको लगता है ये एक चुनावी स्टंट है या कुछ बदलने वाला है? देखिए, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन सा दिख रहा है। राहुल गांधी बिहार में क्या लेना देना है उनको? यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। तो कोई भी गठबंधन की यात्रा हो उसको लीड कौन करना चाहिए? जो वहां मुख्यमंत्री बनेगा, जो इस चुनाव का फेस होगा। राहुल गांधी न 3 में है न 13 में है। मामला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कर्नाटक को लेकर के। कर्नाटक के चुनावी गड़बड़ियां जो वो कहते हैं कि भाई गड़बड़ियां हुई है, तो कर्नाटक का मुद्दा आप बिहार में उठाओगे। ये कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल पार्टी का एक कंफ्यूज्ड प्रोग्राम है। तेजस्वी यादव अगर फ्रंट पे नहीं होंगे, अभी आप देखिए 2 दिन के बाद तेजस्वी यादव अपने घर में और आरजेडी वाले भी अपने घर में, और कांग्रेस पार्टी अकेले जो है वो यात्रा पे निकल जाएगी। आपने कौन सा इलाका लिया? आपने खास करके जिन जगहों पे दलित वोटर्स ज्यादा हैं और जिन जगहों पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, आपने वैसा ही रूट बनाया। अगर आपको लड़ना था तो आप उन इलाकों में जाते जो भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार, उनका वर्चस्व वाला इलाका है, तब तो कोई बात होती। लेकिन है क्या, चुनाव का समय है, आपको रील्स बनाने हैं, आपको हीरो बनना है, और आप ऐसे मुद्दे को लेकर के आ रहे हो जिसमें जनता साथ भी नहीं है। आज सासाराम में बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ दे स्टार्टेड दिस यात्रा, और इस यात्रा में क्या हुआ?
सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, सिर्फ कार्यकर्ता, वो भी आरजेडी के ज्यादा लोग, आरजेडी का झंडा नजर आ रहा था हर जगह। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंफ्यूज स्ट्रेटजी, इससे बढ़िया होता कि अगर आपको यात्रा ही निकालना है, रोजगार पे निकालते, वहां पे माइग्रेशन हो रहा है उस पे निकालते, आप लोगों की मूलभूत समस्याओं के ऊपर, मैल गवर्नेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, विकास के ऊपर अगर आपने यात्रा किया होता तब चुनाव में आपको इसका फायदा भी होता। लेकिन एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हो जिसके साथ जनता खड़ी नहीं है। जी, अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए इतने छटपटा रहे हैं कि उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री को ही फोन कर धमकाना शुरू कर दिया। नॉर्वे के बिजनेस अखबार डिगेंस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश के वित्त मंत्री को टेलीफोन पर धमकी दी है कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता तो वो नॉर्वे पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के लिए बुलाया था। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल, पाकिस्तान और कंबोडिया सहित कुछ देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति समझौते करवाने के लिए और युद्ध विराम करवाने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो नॉर्वे द्वारा दिए गए उस सम्मान के हकदार हैं जो व्हाइट हाउस के 4 पूर्ववर्तियों को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से छटपटा रहे उसका कारण क्या है? देखिए, उनको ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, नार्सिसिज्म के शिकार हैं वो, और उनको लगता है कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है, और वो एक ह्यूमैनिटी के ऊपर भगवान के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में भेजा गया है। इस तरह का दिमाग चलता है, जैसे हिंदुस्तान में केजरीवाल टाइप का, कि जो समझता है कि भाई बस मैं ही मैं हूं, और इसलिए उनको बहुत इच्छा होती है कि भाई हमें नोबेल पुरस्कार मिले। क्यों? वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि अमेरिकी इतिहास के वो अब तक के सबसे शानदार प्रेसिडेंट रहे। तो शानदार प्रेसिडेंट तो तब रहेंगे कि जब आपको उस तरह से ख्याति मिले। 4 पूर्व यूएस प्रेसिडेंट्स को मिल चुका है पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, ओबामा को भी मिला। अब आपको नहीं मिल रहा है तो आप जुगाड़ लगा रहे हो। जो आदमी आता है मिलने के लिए आपसे, मुनीर आया लंच करने के लिए, उसको कहा भाई बाहर निकल के कहना कि नोबेल पुरस्कार दे। फिर आर्मीनिया वालों को बुलाया आपने, अजरबैजान वाले को बुलाया, मीटिंग के बाद वो कह रहे हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार दो। भाई जो आ रहा है उसको आप कह रहे हो कि बेचारे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर देना। और दिक्कत क्या हुई कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे के पार्लियामेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है 5 लोगों की, वो तय करते हैं। उस कमेटी ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई नोबेल पीस प्राइज तो उसके लिए है जो वाकई में शांति स्थापित करता है, शांति की राह पे चलता है। आपने तो ईरान के ऊपर बम बरसाए। ईरान के ऊपर B2 बॉम्बर का आदेश किसने दिया था? वो ट्रंप ने दिया था। तो युद्ध भी आप कर रहे हो और शांति पुरस्कार भी आप चाहते हो, ये तो नहीं होगा। तो उन्होंने फोन घुमा दिया वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई कुछ जुगाड़ लगाओ और मुझे दिलवाओ, और नहीं दिलवाओगे तो 15% एक्स्ट्रा टैरिफ तुम्हारे सिर पे ठोक दिया जाएगा। तो ये धमकी देकर, जो शुरू में मैं कहता आ रहा हूं, ही इज बिहेविंग लाइक अ बुली, एंड इनफैक्ट ही इज ए बुली। ये हर जगह जो है अपनी दादागिरी करके वो चीजों को अपने फेवर में करना चाहता है। लेकिन ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि जो विवाद जिस तरह से गहरा रहा है, अब इनको नोबेल पीस प्राइज बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी, अब बात सीमा पार से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम को बरगलाने में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने के बाद भी शहबाज शरीफ ने मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बना दिया था। लेकिन आसिम मुनीर का कहना है कि खुदा ने उन्हें रखवाला बनाया है और वो किसी भी पद की चाहत नहीं रखते। मुनीर ने कहा कि देश के राजनीतिक माहौल में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वो सिर्फ खुद को देश का सेवक मानते हैं।
जंग मीडिया ग्रुप के कॉलमिस्ट सोहेल वैराज ने शनिवार को प्रकाशित एक आर्टिकल में दावा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कहा एक बैठक के दौरान उनसे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर बात की थी। आसिम मुनीर जिस तरीके से आवाम को फिर से पागल बनाने की कोशिश करे, क्या पैंतरा लगाने की? देखिए, ये जिहादी आदमी है। ही इज नॉट अ सोल्जर, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल सोल्जर। इसके फादर एक मौलवी थे, मौलाना थे। ये जिहादी किस्म के माइंडसेट का है। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक मुल्क है ना। वहां के आर्मी चीफ ने कल जन्माष्टमी की पूजा की और उसने आकर के कहा कि यह देश सबका है और परंपरागत तरीके से वहां पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो वहां पे सेना प्रमुख भी पहुंचा अपने और तमाम अधिकारियों के साथ। तो ये होता है प्रोफेशनल आर्मी। कभी आपने सुना हिंदुस्तान के किसी भी सेना अध्यक्ष के द्वारा ये जात पात धर्म के बारे में कुछ बोलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म होता है सेना के अंदर। ये तो कावड़ है। ये क्या कह रहा, आप देखिए कि क्या जार्गन है। यह अपने आप को खुदा के द्वारा भेजा गया। खुदा ने तुम्हें रखवाला बना दिया। खुदा ने फोन करके बताया तुमको कि तुम ही रखवाले हो। और रखवाला क्या चोर होता है कि 1700 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान की गरीब जनता का पैसा है उसको तुमने हवाला के जरिए यहां से लूट के तुमने अमेरिका में जाकर के घर बना लिया है और अपने आप को रखवाला बता रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये मुनीर जो है, ये दरअसल इसका समय पूरा हो रहा है। ये वर्दी उतार के वो कोट पहनना चाह रहा है, सूट पहनना चाह रहा है, मतलब कि वो वहां का राष्ट्रपति बनना चाह रहा है और इसके लिए वो अपने आप को इस्लाम का मानने वाला एक सिपाही, सिपा सालार, एक जिहादी बताने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये दूसरा एक डिक्टेटर पाकिस्तान में पैदा हो रहा है जो पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन के आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरें और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।